अब आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है जी सारी अच्छी तरह से? चलें, दैट्स गुड। सर स्टार इज सब्जेक्ट दैट मीट्स ऑन। अच्छा जी, ये तो ठीक हो गया। स्टार मैग्नीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज स्टार मैग्नीट्यूड? अच्छा, और मुझे एक और बताएं कि जो सबसे ज्यादा हॉट स्टार होता है, ठीक है, उसका कलर क्या होगा? सर ब्लू होगा। ब्लू होगा, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड है ना, वो स्टार की ब्राइटनेस जो है ना, उसको मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। और जो स्टार की ब्राइटनेस है, ऑब्वियसली उसके टेम्परेचर से उसका बहुत ज्यादा ताल्लुक है। हमारा जो अपना सन है ना, ये येलो ड्वार्फ स्टार है। इसकी अगर क्लासिफिकेशन की जाए तो ये कौन सा स्टार है आपका? ये येलो ड्वार्फ स्टार है, ठीक है। तो हम ब्लू से रेड तक जाते हैं। टॉप कैटेगरी जो है क्लासिफिकेशन की जो अब आती है, वो ब्लू आती है, और जो उसमें सबसे कम कैटेगरी आती है, जो सबसे एंड पे आती है, वो रेड आती है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा था, ये चीज बेटा हम करवाते हैं किसमें? असाइनमेंट के अंदर। ये ही चीज, ये जो इस तरह के क्वेश्चन है, बस क्या मैं बच्चों को क्वेश्चन देता हूँ एक स्टार क्लासिफिकेशन, कि बेटा आप स्टार क्लासिफिकेशन पे एक असाइनमेंट लिख के आओगे, ठीक है। उसमें वो ओ बी ए इस तरह करके वो एक ओ बी एम आई उसका एक न्यूमोनिक डिवाइस भी मेरे जेल में निकल गया, ठीक है। तो वो क्लासिफिकेशन आप तैयार करते हैं जिससे आपको स्टार्स की ब्राइटनेस, मैग्नीट्यूड, ठीक है, और उनके कलर स्कीम का भी आइडिया आपको हो जाता है। इस तरह आपको जो मैंने फेजेस ऑफ मून की जब आपको बात की थी, तो बेटा फेजेस ऑफ मून पता क्या है? जो चांद है वो घटता और बढ़ता है, आपको पता है। मतलब न्यू मून होता है, फिर उसके बाद आपका न्यू मून के बाद ऐसा ऐसा चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं वैक्सिंग फेज, ठीक है। उसके बाद फुल मून हो जाता है, फिर वैनिंग होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आपका नया चांद फिर आ जाता है। तो ये चांद का एक जो साइकिल है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। इसको हम फेजेस ऑफ मून बोलते हैं। सेलेस्टियल बॉडी, कोई भी हेवनली बॉडी, उसको सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में सिलेबस से बाहर थे। एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जनाब और कौन से हैं जी? अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो ये तकरीबन हमारे पास 5 सवाल आ गए। इसके ऊपर असल में स्क्रीन पे इसने लिखना है। चलें, अब एक वो हो गया था। उसके बाद ये सेमीकंडक्टर द ब्रेन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। अब ये भी हम सेमीकंडक्टर की सिर्फ वर्किंग पे नॉर्मली याद कर रहे होते हैं, ठीक है। सर गूगल से कॉपी करके बता रहे हैं सब? क्या मतलब आप क्या पूछ रहे हैं? ये तो मैं क्वेश्चन, अच्छा ये बच्चे सारे कॉपी करके बता रहे हैं गूगल से। अच्छा बेटा, अभी तो फिर यही, ये जो यहाँ पे इम्प्रेस करने के लिए दूसरों को करते हैं ना, ब्रेन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या मुराद है? ये स्टेटमेंट है, इस कोटेशन का मतलब ये है कि आपका अभी कोई भी अगर आप चीज लेंगे, वो आप चाहे वॉच ले लें, अपनी घड़ी ले लें, आप अपना मोबाइल ले लें, आप जहाज ले लें, ठीक है, आप सबमरीन ले लें, एवरीथिंग हैज सेमीकंडक्टर इन इट। कोई भी चीज जो है वो सेमीकंडक्टर के बगैर उस चीज का आप वजूद जो है वो आ, मतलब क्या कहेंगे, उसको नहीं सोच सकते कि वो एग्जिस्ट भी करेगी सेमीकंडक्टर के बगैर। जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी मॉडर्न चीजें हैं, तो ये सारी इसका के अगेंस्ट आपने आपने बताना था। एक्चुअली ये एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर ही था, सेमीकंडक्टर्स कहाँ कहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी, अब उसके बाद है ब्रीफली डिस्क्राइब द मोस्ट पॉपुलर एक्सेप्टेड थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये बिग बैंग के मतलब की क्वेश्चन था। फिर उसके बाद है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। अब जब हम एनर्जी की बात करते हैं ना, तो बेटा उसमें हम बड़ी चीजें पढ़ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर उसमें हम एक तो रिन्यूएबल तो हम पढ़ ही रहे होते हैं, फिर उसके बाद हम नॉन रिन्यूएबल भी पढ़ रहे होते हैं, फिर हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल भी पढ़ रहे होते हैं।
फिर उसके बाद हम अल्टरनेटिव एनर्जी भी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। ये इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और बहुत सारे लोग इन चीजों को कंफ्यूज कर देते हैं। अब अगर कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल क्या है, जो हम सदियों से जो एनर्जी सोर्सेज हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो आपके कन्वेंशनल है। मिसाल के तौर पर फॉसल फ्यूल्स आपके सारे कन्वेंशनल है, लेकिन सोलर एनर्जी जो है वो आपकी नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है, क्योंकि इसको हमने अब इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो विंड ये भी नॉन कन्वेंशनल है क्योंकि इसका अब यूजेज होना शुरू हुआ है। तो अब इस तरह की जो चीजें हैं उस पे आपको ग्रिप होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन। ये क्वेश्चन भी वाज आउट ऑफ कोर्स। चले मैं सेमीकंडक्टर को भी अगर कंसीडर कर लूं कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स है, दिस वाज आल्सो आउट ऑफ सिलेबस। अब वो बात तो करता है जी ब्रीफली। अब आउटलाइन आपकी बड़ी वेग होती है, आप कह सकते हैं ये आउट ऑफ सिलेबस भी है, कह सकते हैं नहीं भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स जो आप देखेंगे, इवन मेरी किताब में इंक्लूडिंग, मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं है, हालांकि मेरे पे बच्चे एलिगेशन लगाते हैं कि जो आपने बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। तो भाई इतना ज्यादा लिखने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें कवर नहीं हो पा रही। अब ये क्या है, ये है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। आप में से किसी ने भी थोड़ी सी बायोलॉजी पढ़ी हुई है तो ही नोज इट के सबसे पहले आपका क्या आता है जी, मैक्रो मॉलिक्यूल्स आते हैं। इवन एटम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जिस तरह ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हो गए, ठीक है। ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये फिर मिलकर क्या बनाएंगे, ये सब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, बला बला, ठीक है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे। सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यूज बनाएंगे। टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे, आपका ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम मिलकर फिर आपका इंडिविजुअल बनाते हैं। इंडिविजुअल्स मिलकर फिर पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशंस एक जगह पे इंटरेक्ट करती है तो कम्युनिटी बनती है, ठीक है। कम्युनिटीज जब इन ऑर्गेनिज्म, बेटा जिस तरह आप भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अच्छा दरमियान में ऑर्गेनिज्म में मिस कर गया, चलो खैर। अच्छा वो तो ये दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की जी। सीएसएस में बेटा फिर आप तो मुझे लगता है कि आपने सीएसएस के पेपर देखे ही नहीं है। फिर सीएसएस में जो आपका सिलेबस होता है ना, अभी इसी वजह से तो ये जो सोशल मीडिया में हर बंदा माल के साथ 1.5 उस्ताद बना हुआ है और हर बंदा जो है वो समझता है। फिर आगे कहते हैं, मुझे एक बच्चे के कल मैसेज आया, उसके नंबर बने कोई 199 के करीब मेरे ख्याल में 1200 में से। मालूम था, मुझे हंसी आ रही। कहता चले सर सीएसएस फेल तो हो गया, तो आप मुझे बाकी कोई सीट नहीं देंगे जो बाकी आती है उसकी एफपीएससी की, ठीक है। मैं कहा जी बिल्कुल बेटा आपको देंगे साथ में। अब मेरा दिल कर रहा था तो साथ में 2-4 छितर भी मारेंगे, ठीक है। तो मतलब लोगों को, पीपल डोंट हैव द आइडिया, एग्जाम की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। जब आपको क्लैरिटी नहीं है तो देन इट्स गोना बी अ बिग बिग प्रॉब्लम, ठीक है। सिलेबस हमेशा बेटा नोशनल होता है। क्या ऐसे का कुछ सिलेबस है, क्या प्रेसी का कुछ सिलेबस है? बस लिखा हुआ उन्होंने कि जी हम आपसे ऐसे पूछेंगे 2500 लफ्जों का, वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। चलें साइंस में तो शुक्र करें कि दे हैव गिवन सम सिलेबस, ठीक है। कुछ तो सिलेबस दिया हुआ है ना, उसमें से काफी चीजें आपकी आ जाती है। अच्छा खैर, फिर उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंट डिफरेंसेस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन, कसम से 7वीं 8वीं 9वीं के अंदर ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। बेटा स्लो रिजल्ट 250 सीटें होती हैं, चाहे 50,000 बंदा आ जाए, बंदा 250 ही पास करना है उन्होंने या 350 पास करना है। ये आपने बात याद रखना है, ये एग्जाम है, ये डिग्री का कागज नहीं है। यूनिवर्सिटी ने आपको सबको दे देना है, बाद में जाके नौकरी ढूंढते फिरो। इसमें नौकरी देनी है उन्होंने आपको। कीप दिस इन माइंड। किसी बच्चे ने पूछा इतना लो रिजल्ट क्यों आता है, भैया नौकरियां हैं सिर्फ 250। बंदा 5,000 भी पास हो जाए तो क्या करेंगे? जिस तरह आप में से बहुत सारे अभी सभी डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, क्या फायदा डिग्री का? एफपीएससी ने डिग्री नहीं देनी है आपको, उसने नौकरी देनी है। नौकरियां उसके पास 250 है बस। तो बंदा 500 पास हो जाए, 350 पास हो जाए, इट डजंट मैटर। वो इसलिए हमेशा इसको 350 400 की रेंज में ही रखते हैं कि उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करने होते हैं, ठीक है। अच्छा आप आगे चले जाए। ये क्वेश्चन बड़ा, व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसपिरेशन, दिस वाज अगेन आउट ऑफ कोर्स। मतलब कोई सीएसएस की मुझे किताब दिखा दे जिसमें, सीएसएस की जनरल सेंसिटिविटी की किताब जिसमें उन्होंने ट्रांसपिरेशन को अटेम्प्ट किया हो।
किसी में भी नहीं था, मेरी किताब में भी नहीं था। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ गया जी, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म डबल सर्कुलेशन। हाँ, अब ये है कि जिसकी वाइडर रीडिंग होगी, जिसने अच्छा पढ़ा हुआ होगा। अब ये हार्ट के अंदर, ये मेरी किताब के अंदर भी मौजूद है, ठीक है, डिफरेंट बुक्स दूसरी का तो मुझे पता नहीं, शायद उन्होंने भी लिखा होगा, ठीक है। अब बेटा दो तरह का, हार्ट में दो तरह की सर्कुलेशन हो रही होती है। एक आपका लंग्स को ब्लड जा रहा होता है और लंग्स से साफ होके वापस फिर हार्ट को आ रहा होता है, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। और एक आपका अदर देन लंग्स पूरी बॉडी को जा रहा होता है थ्रू एओर्टा, और वापस आ रहा होता है आपका दो वेन्स के जरिए, इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। जिनका थोड़ा सा भी बायोलॉजी का बैकग्राउंड है वो तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, ठीक है, जिनका नहीं है वो परेशान ना हो, ठीक है। तो अब वो एक अलग सर्किट है और पल्मोनरी वाला एक अलग सर्किट है, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर अगर कोई बंदा साथ में डायग्राम भी बना देता है, ठीक है, तो वो तो क्या ही मजे की बात थी। अच्छा, अब नंबर कैसे अच्छे लेने हैं इस पे भी हम डिस्कस करेंगे आगे। अच्छा जी, ये यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद हम जाते हैं जी चौथे सवाल पे। ये तो अच्छा जी, ये वाला मुझे मिटाना पड़ेगा अब, ठीक है। हाँ जी, अब आ गया जी अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेटा ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ये भी बड़ा आसान सवाल था, ठीक है। एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स। अच्छा, अब होता क्या है, बच्चे करते क्या है, ठीक है। बच्चे सबसे मसला क्या करते हैं, वो देखते हैं स्टेटा। एक तो पहली बात, स्टेटा से कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, सिर्फ एटमॉस्फेरिक लेयर्स के मतलब पूछा होगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक लेयर्स आपने डिफाइन करनी थी, लेकिन अगर आप सिर्फ यही लिख दोगे कि सिर्फ लेयर्स की सब हेडिंग्स एक एक क्वेश्चन अटेंड करके आ जाए, तो आपके नंबर नहीं आएंगे। ये पॉइंट मैं दरमियान में डिस्कस करना चाह रहा था जो मैं भूल गया, ठीक है। अब ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड, ये आपने बकायदा अलहदा हेडिंग देनी है। नोट इट डाउन एवरीवन, प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन। आपका जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो पाक फेयर है या वो करंट अफेयर है या एवरेज साइंस है, यू हैव टू ब्रेक डाउन द स्टेटमेंट, ब्रेक डाउन द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को लाजमी ब्रेक करें। आपने स्टेटमेंट को लाजमी ब्रेक करना है। जब आप स्टेटमेंट को ब्रेक करेंगे तो ही आपका अच्छा स्कोर आएगा, फिर आप कोई चीज मिस नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है डिस्क्राइब वाटर साइकिल। सबसे पहले वाटर साइकिल, अब इसकी मैं स्टेटमेंट ब्रेक करता हूँ इस क्वेश्चन की। सबसे पहले मैं वाटर साइकिल को डिस्क्राइब करूंगा या डिफाइन करूंगा, उसके मेजर, क्वेश्चन है। एक मिनट बेटा, उसके मेजर प्रोसेसेस को फिर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। मेजर प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, एवेपोरेशन है, फिर उसके बाद मतलब जब पानी उठता है, फिर कंडेंसेशन होती है, फिर प्रेसिपिटेशन होती है, फिर रन ऑफ होता है, फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन सॉरी। सो दीज आर द मेजर प्रोसेसेस, ठीक है। और इसकी डायग्राम भी बनाऊंगा, जहां पे भी डायग्राम बन सकती है, जहां पे भी फ्लो चार्ट बन सकता है, जहां पे भी टेबल बन सकता है, जहां पे भी प्रोसेस बन सकता है, बनाओ बनाओ, नंबर उसी से आने। जी बेटा, अभी क्वेश्चन पूछे आप। सर जैसे अभी आपने कहा कि एक क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो सर काइंडली ये भी बता दें कि एक क्वेश्चन के फॉर एग्जांपल अगर दो पार्ट्स बनते हैं तो फिर उसके दो पार्ट्स में कितना कितना हमने लिखना है। बेटा आप देखिए ना, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। फर्स्ट की आप अगर मैं इसमें डिस्क्राइब वाटर साइकिल, जिसका पहला पार्ट है, ये तो आधे पेज का भी नहीं बनेगा, हो सकता है 4 लाइनों का बने। कि वाटर साइकिल है क्या, कि वाटर जो है इस पूरे जो वर्ल्ड है उसमें साइकिल कर रहा है, ठीक है। ओशन के अंदर भी मौजूद है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट कंपार्टमेंट्स है ना वाटर के, एयर में भी मौजूद है, ग्राउंड में भी मौजूद है, सॉइल पे भी मौजूद है, पौधों में भी मौजूद है, हमारी बॉडीज के अंदर भी मौजूद है, लेकिन ये साइकिल कर रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। अब इसको तो 4 लाइनें लगेंगी सिर्फ आपकी। अब जो आपके बाकी, अब एक अच्छा क्वेश्चन जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल में उसके 2 पेजेस होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में मुझे 2 पेजेस बनाने का तो मसला ही कोई नहीं। मैं इसकी अगर डायग्राम ही बनाऊं, मैं इसका आपको फ्लो चार्ट ही अगर बना दूं, तो आधे पेज की तो मेरी वो डायग्राम बन जानी। फिर मैंने सब हेडिंग देनी है, एक इवेपोरेशन पे, एक ट्रांसपिरेशन पे, एक कंडेंसेशन पे, एक प्रेसिपिटेशन पे, एक रन ऑफ पे, ठीक है। फिर उसके बाद एक इनफिल्ट्रेशन पे, फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे। ये कितनी मेरी हो गई, 6-7 तो मेरी ये हेडिंग्स हो गई। और इनमें मैं 2-2 3-3 लाइनों का भी लिखूंगा, मेरे 2 सफे भर जाने बड़े आराम से,
ठीक है। नहीं बेटा, यहाँ पे 2 पेजेस से मुराद एक वर्का है, एक कागज जिसकी दोनों साइडें पास, क्योंकि आपने 4 सवाल करने हैं तो बेटा 8 सफ़े आपके हो जाने हैं ऑटोमेटिकली। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैं यहाँ पे माजरत के साथ, जब व्हेन आई वाज़ अ स्टूडेंट, मैं कोई बोस्टिंग नहीं कर रहा, जिस तरह होता है कि जी मैंने 3 महीने में तैयारी की, ठीक है। जब आप कर जाएंगे, आप में से भी बहुत सारों ने कहना है, ठीक है। तो लेकिन मुझे ये कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ था कि सवाल का जवाब कितना लिखना। सवाल का जवाब, सवाल चीख कर बता रहा होता है कि भाई जी मुझे कितना जवाब चाहिए। उसकी लेंथ क्वेश्चन की टाइप पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। अब हो गया जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेनोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ लिथोस्फीयर। इस क्वेश्चन को जरा करेंगे जी, इसके कितने हिस्से बनेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। आप माइक तो ऑफ कर लें बराए मेहरबानी, वो थोड़े मैनर्स होते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना जी? ठीक है। अच्छा, अब उसमें पहले में तो सिर्फ आपको स्टेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर में डिफरेंस लिखना है, ठीक है। नहीं, चार्जर लगा नहीं होगा, इनको कौन चार्जर लगाए इसका? हाँ, चार्जर नहीं लगा हुआ, चार्जर क्यों नहीं लगा हुआ? उनको का चार्जर दे देंगे, बंद हो जाएंगे जी। बेटा, इसमें सबसे पहली तो चीज जो है यहाँ पे वो ये याद रखें कि स्टेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर में डिफरेंस आना है। अच्छा, अब आप डिफरेंस किस तरह के लिखेंगे? डिफरेंस में साइंस के अंदर हमेशा एक बात याद रखो, ये आपका साइंस का पेपर है, ये आपका कोई सोशियोलॉजी का या पंजाबी का या लिटरेचर का या इंग्लिश का या उर्दू का पेपर नहीं है। साइंस में कभी भी आपने डिफरेंस देखा हो तो ऐसे टी शक्ल में दिया होता है, इधर आपका स्टेनोस्फीयर आ जाएगा, ठीक है, और इस तरफ आपका लिथोस्फीयर आ जाएगा। अब आपको कितना लिखना है यहाँ पे, इसके क्लियरली उन्होंने 2 पार्ट्स कर दिए क्वेश्चन। फर्स्ट के मैं अगर कहूँ ये 2 नंबर का है ये वाला, ठीक है। और एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ लिथोस्फीयर। अब आपको पता है लिथोस्फीयर के कंपोनेंट्स क्या हैं, 2 कंपोनेंट्स है लिथोस्फीयर के, टॉप क्रस्ट है और टॉप मैंटल है, क्रस्ट है और टॉप मैंटल है। उन 2 कंपोनेंट्स को आपने एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। और लिथोस्फीयर को हम कॉन्टिनेंटल और ओशनिक लिथोस्फीयर भी कह सकते हैं। खैर, ये आपका क्वेश्चन इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन फूड कंटेमिनेंट्स एंड फूड अडल्ट्रेंट्स, अगला सवाल आ गया जी। हाँ जी, अब यही बताएं आप लोग, कंटेमिनेंट्स क्या होते हैं और अडल्ट्रेंट्स क्या होते हैं? बहुत सारे लोगों को फूड कंटेमिनेशन का नहीं पता, और अब मजे की बात है कि अडल्ट्रेशन तो उसने कोर्स में दिया हुआ था, कंटेमिनेशन का कोर्स में ऐसा नहीं मेंशन, लेकिन दिस इज अ वेरी कॉमन टर्म, ठीक है। कंटेमिनेशन जो होती है, इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कंटेमिनेशन नेचुरल भी हो सकती है। मतलब आपने जानवर का दूध जो गांव से है, मिल्किंग आप कर रहे हैं, तो वहां से कोई उड़ के मक्खी पड़ गई दूध में, ठीक है, या कोई मट्टी धूल पड़ गई, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंटेमिनेशन, ये नेचुरल है। और अडल्ट्रेशन क्या है? अब आपने दूध धो के उसमें, आप दूध का कारोबार करते हैं माशाल्लाह से, आपने किलो पानी डाल दिया किलो दूध के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड अडल्ट्रेशन। अब ये अडल्ट्रेंट जो है दूध, हालांकि पानी डालने से दूध की क्वालिटी जो है, क्वालिटी से मुराद है कि वो इंजूरियस नहीं है पानी, लेकिन दूध की क्वालिटी खराब जरूर होगी। क्वालिटी से यहाँ पे मुराद है कि उसकी जो वैल्यू थी दूध की वो कम हो गई, ठीक है। अच्छा बेटा, स्पाइलेज इज समथिंग एल्स। अब अगेन लाजमी नहीं है कि हर कंटेमिनेंट फूड को स्पाइल ही करे, ठीक है। मतलब थोड़ी बहुत अगर आपका आप से लेके आते हो, फल लेके आते हो, उसके ऊपर फंस गया मट्टी शट्टी पड़ी हुई है, ठीक है, या थोड़ी बहुत जिस तरह डस्ट होती है, तो दैट इज आल्सो अ कंटेमिनेंट, ठीक है। अच्छा, आप सब्जी काट के लाते हो, फल काट के लाते हो, उसके ऊपर स्प्रे की होती है अक्सर, वो स्प्रे भी कंटेमिनेंट है। वो हालांकि स्प्रे तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए की गई है, ठीक है, या फसल को बचाने के लिए की गई है, लेकिन आपकी सेहत के लिए वो ऑब्वियसली इंजूरियस होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है।
मान्यूट सा, इन चीजों को आपको समझना है। अब प्रॉब्लम ये हुआ था, अब ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा बाहर से था, डिफाइन मेल न्यूट्रिशन, ये तो कोर्स के अंदर तो उस तरह से है ही नहीं, सिलेबस के अंदर तो। और इसके मेजर काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज मैं अक्सर पूछता हूँ कि मेल न्यूट्रिशन क्या है, बहुत सारे बच्चों को इस तरह का पता ही कुछ नहीं होता कि मेल न्यूट्रिशन, बस आगे तौर पर मेल न्यूट्रिशन सारे बच्चे ये समझते हैं कि खुराक की जो कमी है वो मेल न्यूट्रिशन है। 99% लोगों ने यही सवाल का जवाब करके आए होंगे, मेरे से लिखवा लें, बेट कर लें, ठीक है। हालांकि मेल न्यूट्रिशन जो है उसकी दो टाइप्स है, एक तो ये खुराक की कमी है और एक ओवर न्यूट्रिशन, ये जो मोटापा होता है ये भी मेल न्यूट्रिशन की ही वजह है। मेल न्यूट्रिशन का मतलब है इम्बैलेंस डाइट। अब इम्बैलेंस में ओवर एंड अंडर दोनों टाइप्स आ जाती है, बट ज्यादा प्रेवलेंट कौन सी है, वो अंडर न्यूट्रिशन है, प्रेवलेंट अंडर न्यूट्रिशन है। लेकिन ये हमारे जैसे गरीब मुल्कों में अंडर न्यूट्रिशन है ना। अमेरिका का मसला ओबेसिटी है, ठीक है, भूख नहीं है। वहां पे बच्चों का मसला है कि 50-60% बच्चे ओवरवेट है, हमारे बेचारे भूखे हैं, ठीक है, उनकी मेलन्यूट्रिशन डिफरेंट है। सो यू हैव टू गॉट इट, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ अ स्लाइस ऑफ ब्रेड आफ्टर फ्यू डेज कंपोज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फंजाई। अब देखें ये क्वेश्चन बड़ा मजे का क्वेश्चन है, मेरा तो चले फूड साइंस का मास्टर्स है, लेकिन अब एक बच्चा परेशान हो जाता है। अब आपका जो स्लाइस ऑफ ब्रेड है उसके ऊपर न्यूट्रिएंट्स भी पूरे मौजूद है, मॉइस्चर भी पूरे का पूरा अवेलेबल है। जब फंजाई उसके ऊपर आएगा, ठीक है, उसको आइडियल इन्वायरमेंट मिलेगा। उसको क्या चाहिए, उसको मॉइस्चर चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको आइडियल टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, जो भी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं वो सारे के सारे उसको मिल जाएंगे, ठीक है। वो फूड को ब्रेक करता जाएगा और उसकी ग्रोथ होती जाएगी। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, ठीक है, इसके यूनिट्स क्या है, बिट एंड बाइट को आपने डिस्कस करना था। अब ये क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन आइडियल है कि क्वेश्चन को आपने किस तरह से ब्रेक करना है। इस क्वेश्चन को काइंडली देखें। व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी, पहले आपने कंप्यूटर मेमोरी को डिफाइन किया, डिस्क्राइब इट्स यूनिट, फिर आपने उसके यूनिट्स बताए, बिट क्या होती है, बाइट क्या होती है, और थोड़ा बहुत भले किलोबाइट मेगाबाइट के मतलब भी आप बता दें, ठीक है। देन यू गो टू द वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब वो परमानेंट भी है, ठीक है, और वोलाटाइल भी है, इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है, रैम रोम, ठीक है, कैशे। आप डिफरेंट मेमोरीज की आप टाइप बताएंगे तो 3 डिफरेंट सेट हिस्सों में ब्रेक हो गया ये क्वेश्चन आपका। ये बात differentiate between nature and artificial life, briefly describe the working of communication style with some application। इस क्वेश्चन के हिस्से बताएं कितने बने, फिर उसके बाद हम बस आपके सवाल एक दो लेंगे, आपको पढ़ा भी दिया जी। क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा हिस्सा, इसके मुझे सिर्फ हिस्से बता दें, कितने हिस्से करेंगे आप। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 2, कुछ लोग कह रहे हैं 3। चलें जी देख लेते हैं अभी। ठीक हो गया बेटा, वेट वेट, दिस इज कॉल्ड अटेम्प्टिंग टेक्निक। कोई साइंस बड़ी बड़ी बेसिक चीज है, बड़ी टू द पॉइंट चीजों पे रहना है, कोई अपनी तरफ से हेडिंग नहीं देनी। अभी एक सवाल आपसे पूछता हूँ एंड में, बेटा बताता हूँ एमसीक्यूज कैसे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन नेचर एंड आर्टिफिशियल स्ट्राइक, ये आपका पहला हिस्सा हो गया क्वेश्चन। वर्किंग ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है, ये दूसरा हिस्सा हो गया। विद सम एप्लीकेशन, ये तीसरा हिस्सा, ठीक है। तो इसके 3 हिस्से बड़े। अब मैं इसकी हेडिंग्स कैसे बनाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल शाबाश जानवादी। हेडिंग्स कैसे बनाऊंगा, पहली हेडिंग ही मेरी ये होगी, डिफरेंस बिटवीन नेचर एंड आर्टिफिशियल लाइफ। कोई अपनी मैं, जी जी मैं भी आवारा सा सीएसपी हूँ, ठीक है। वो आप जनरल साइंस एबिलिटी वाली किताब कौन सी पढ़ रहे हैं, मियां शफीक नहीं है जनरल साइंस एबिलिटी वाले, उनका शागिर्द हूँ मैं। डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइफ, फिर उसके बाद है ब्रीफली डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। बेटा वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी की जो किताब है ना मियां शफीक साहब वाली, वो ले लें आप, वो अच्छी किताब है जो जिसने भी पूछा है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है उसकी वर्किंग बतानी है और विद सम एप्लीकेशन। अच्छा यहाँ पे एप्लीकेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट की ही बतानी है,
एप्लीकेशंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की बतानी है बेटा। मेरा नाम मियां शफीक है, आई एम सीएसपी ऑफिसर, आई एम द ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक, अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट सेलिंग बुक इन द मार्केट, जनरल साइंस एंड एबिलिटी की, उसका मैं ऑथर हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गए क्वेश्चन। अब आपके जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। अभी बताएं कुछ और भी पढ़ना है? मेरे ख्याल में काफी है, क्योंकि मेरा दिल नहीं था कि मैं ना आपको वो, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि उस चीज का तो वो लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाने जो मैंने पहले भी दिए हुए हैं। अच्छा, आप कुछ बेसिक सी चीजें बता दूं भैया, अपनी काम की चीजें भी तो मैं बताऊं जिसलिए मैं आया हूँ। मंडे को पहली क्लास होनी है, रेगुलर क्लास। हमारे पास ऑलरेडी कोई 7-8 बच्चे तो पहले इनरोल हुए हैं, वो बेचारे हफ्ते से वेट कर रहे हैं। ठीक है, 2:30 टू आप कह लें 3-4 PM आप कह लें। ठीक है, ये आपका होगा एबिलिटी की क्लास। ठीक है, और फिर 4 टू 5:30 होगी, 5:30 PM साइंस। जिसका ओवरलैप कर सकता है वो महीना वेट करे, वो अगली दफा में ज्वाइन कर ले। हर महीने ही हमारा बैच चलता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। पहली चीज, हम टाइम चेंज नहीं करेंगे, यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन टू दिस। ठीक है, असेसमेंट्स शामिल है इसके अंदर विद इन द ड्यूरेशन ऑफ द सेशन, मतलब जो महीना हमारा चल रहा होगा उसके अंदर अंदर। ठीक है, अच्छा उसके बाद 1 मंथ के अंदर अंदर सेशन इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। 6 डेज अ वीक क्लास होगी, 6 डेज अ वीक। हमारा दिल करे तो हम संडे भी ऑन करेंगे, अगर कहीं कोई छुट्टी हमें करनी पड़ गई तो। ठीक है, 6 डेज अ वीक क्लास होगी। संडे नॉर्मली ऑन नहीं करते, हमने भी फैमिली को टाइम देना होता है। ठीक है, और आप फी पे आप आ जाते हैं। फी टोटल 8500 है। ठीक है, आप एक पार्ट ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर लें, आप एक पार्ट ज्वाइन करना चाहेंगे तो उसकी 5000 फी होगी। ठीक है, और दूसरा है कि ऑन कैंपस आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, साथ बिस्मिल्लाह जब मर्जी आए। ठीक है, लेकिन मंडे को, अब आप कल संडे आ जाना है, मंडे को क्लास से पहले पहले फीस सबमिट आदमी करवा दीजिएगा। बाद में फिर क्योंकि लेक्चर की रिकॉर्डिंग हम नहीं करते, वी डोंट डू रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसलिए आपको उस चीज पे बड़ा क्लियर होना चाहिए। फिर आप कहेंगे जी हमें इसको रिकॉर्डिंग दे, तो रिकॉर्डिंग को ही मिलेगी। अब कोई सबसे पहले कोई सेशन के मतलब कोई चीज पहले पूछनी है तो मुझे बता दें। वर्ल्ड टाइम भी आ सकते हैं ना? नहीं जी, वर्ल्ड टाइम नहीं आ सकते, वर्ल्ड टाइम वाले मुझे क्यों बुलाएंगे? ठीक है ना, मैंने सवाई आईबीए में, आईबीए यूनिवर्सिटी सक्खर के अलावा कभी किसी एकेडमी में नहीं पढ़ाया। आईबीए यूनिवर्सिटी सक्खर में भी इसलिए पढ़ाया था कि मेरी सक्खर पोस्टिंग हो गई थी, मेरे पास करने का कुछ नहीं था, तो मैंने कहा चले वहां पे पढ़ा लेते हैं। ठीक है, वेला में बैठ नहीं सकता। अच्छा बेटा, ये बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है एमसीक्यू का। एक तो बेटा एमसीक्यू जो है वो मेरी जो बुक है उसके चैप्टर के एंड पे, हर एक चैप्टर पे एंड पे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, वो आप क्या तैयार करें। दूसरा, मेरे लिए दुआ करें, मैं एक बुक तैयार कर रहा हूँ जिसमें इवन जो तमाम ये जो आप मैट्रिक इंटर की आपको किताबों से देख के भी चीजें तैयार करनी पड़ती, मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, मैथ्स क्या है, मैटर क्या है, फिर उसके बाद डेंसिटी क्या है, आर्शिमिदस का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की क्या है, तो ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह बड़ा मास्टरपीस बनेगा। उस पे मैं काम कर रहा हूँ। उसमें इवन के ये जो साइंस का भी जो हमारा कोर्स है वो भी सारा उसका एक बेसिक उसकी उसमें हम देंगे, और दैट विल बी फॉर द ऑब्जेक्टिव ओनली, वो ऑब्जेक्टिव को कवर करेगी। तो उस पे इंशाल्लाह काफी हद तक काम हो गया। कोशिश तो यही है कि विद इन दिस फॉर दिस, मतलब जो एग्जाम है उससे पहले पहले इंशाल्लाह लॉन्च हो जाए, तो इंशाल्लाह उससे पहले पहले लॉन्च कर लेंगे। कश्मीरी की किताब अब रेलेवेंट नहीं है माजू के साथ, बहुत अच्छी किताब हुआ करती थी कभी। ठीक है, मैथ पोर्शन जीएसए का बेटा कोई प्राइवेट मैसेज करने की जरूरत नहीं है। मैथ पोर्शन जो है वो सर साबर पढ़ाएंगे एंड यू विल लव इट। मैं यहाँ पे बैठ करने को तैयार हूँ, यू विल लव इट, ही इज अ वंडरफुल टीचर। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था मैथ का टीचर एंगेज करना साथ में, क्योंकि मैं एकेडमी भी रन कर रहा हूँ, बाकी सारे फेज भी मेरे देखने होते हैं, सीएसपी ऑफिसर भी हूँ, ऑफिस भी चलाना है, किताबें भी लिखनी है, तो आई वॉज अनएबल टू मैनेज एवरीथिंग। तो उसमें फिर मेरे को 5-6 महीने तो ये मतलब पिछला साल जो है एबिलिटी के बैचेस सारे खुद ही चलाए थे।
बट उसमें फिर हमने इनको इंगेज कर लिया, सर साबिर को। तो फी बता दी है बेटा आप लोगों को, 5000 फी है ईच पार्ट की और 8500 पूरी है, ठीक है। तो अभी कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल में नहीं है। लेट्स कंज्यूम। बेटा आपकी वीडियो ऑन है और चलें जी, कोई क्वेश्चन है आप करना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन अभी, और हाँ जी पेपर में अभी बता दें कि आपका जब हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं तो एमसीक्यूज ऑटोमेटिक नहीं क्लियर होते? एमसीक्यूज क्वेश्चन बड़ा प्यारा पूछा है यहाँ पे, असद है ना आपका, जीशान, सॉरी जीशान ने कहा कि जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो क्या एमसीक्यू सारे क्लियर नहीं होते। देखिए एमसीक्यू सारे क्लियर मुश्किल हो जाता है इस तरह से, क्योंकि एमसीक्यूज ना एग्जामिनर की मर्जी है, कहीं से भी कोई पूछ सकता है। देखिए एक तो वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, तो एग्जामिनर एमसीक्यूज का तो कुछ सिलेबस है ही नहीं ना, वो चाहे आपके सिलेबस से हट के जैसे मर्जी एमसीक्यूज पूछ ले। तो एमसीक्यूज के लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ती है, और अलग से तैयारी करें अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। कंसेप्ट तो ऑब्वियसली क्लियर होते हैं, ठीक है, आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। फीस सबमिट करवाने के बेटा दो तरीके हैं। एक तो हमारा वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे डिटेल दी हुई है, हमारा जो एकेडमी का अकाउंट है उसमें आप फी जमा करवा सकते हैं, ऑन कैंपस आके जमा करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 तरीकाकार है फी के। बेटा इस टाइम एवरेज वैसे कम रही है, और बाकी जो लोग सीरियस हैं, कोऑर्डिनेटर को मैं कहता हूं कि वो व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर रहे हैं, उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। पीएमएस का कोई पता नहीं यार, रिजल्ट आ जाएगा 1-2 दिन में। आरएफ काइंडली इनको व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर दें। मंडे को 2:30 बजे रेगुलर क्लास होनी है, मंडे को 2:30 बजे। आई एम एंडिंग दिस मीटिंग नाउ, वी हैव अ वंडरफुल डिस्कशन। मंडे को 2:30 बजे पहली क्लास होनी है, उससे पहले पहले अपने आप को रजिस्टर करवा लेना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। जिन्होंने ज्वाइन करना है वो ये व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने शेयर किया, उसको ज्वाइन कर लें। ये अनपेड बच्चों का है, जो रजिस्टर्ड बच्चे उनका अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है।